लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसराइल से। इसराइल के लेबनान में हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बहुत ही तनावपूर्ण हैं। इसराइल की सेना अब दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई कर रही है। हिजबुल्ला चीफ की हत्या के बाद ईरान ने करीब 200 मिसाइलें दागकर इसराइल को करारा जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ज़्यादातर मिसाइलें फेल रही। इस बीच अब ईरान में यह मांग तेज़ होती जा रही है कि तेहरान को अपनी सेना को हिजबुल्ला की मदद के लिए लेबनान भेजना चाहिए, ताकि इसराइल की सेना से जंग लड़ा जा सके। इजरायली विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान में सेना भेजने की मांग जोर तो जरूर पकड़ रही है, लेकिन इनकी संभावना कम है। आइए समझते हैं उनके इस तर्क की वजह क्या है। इसराइल के ईरान मामलों के शोधकर्ता डॉक्टर योशी मानसरोफ ने यरूशलेम पोस्ट में लिखे अपने लेख में कहा है कि ईरान में सेना भेजने की मांग के बाद भी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई सेना भेजने से परहेज करेंगे। इसके पीछे वजह यह कि ईरान को लगता है कि अगर वह सेना को लेबनान में भेजता है तो इससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। इसी वजह से ईरानी प्रशासन ऐसा करने से परहेज कर रहा है। योशी ने कहा है कि हिजबुल्ला चीफ और ईरान की कुछ फोर्स के कमांडर की हत्या के बाद लेबनान में सेना भेजने की मांग ईरान में तेज हुई थी। नसरल्ला और कुछ फोर्स के कमांडर की हत्या से इसराइल ने न केवल हिजबुल्ला बल्कि ईरान को मुसीबत में डाल दिया। लेबनान और हिजबुल्ला को ईरान की इस्लामिक क्रांति के मॉडल के सबसे सफल निर्यात के रूप में देखा जाता था। हिजबुल्ला को ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के ताज का मोती माना जाता था। ईरान ने हिजबुल्ला को 1980 के दशक से शुरुआत से ही पालना शुरू किया था। रणनीतिक महत्व अपनी जगह, ईरान और हसन नसरल्ला के बीच बहुत करीबी वैचारिक संबंध था, जो कई सालों में विकसित हुआ था। हसन नसरल्ला ने ईरान के आध्यात्मिक कोम शहर में धार्मिक पढ़ाई की थी। उसे साल 1992 में हिजबुल्ला का चीफ बनाया गया था। नसरल्ला कुछ फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के बीच बहुत करीबी दोस्ती हो गई थी। नसरल्ला ने साल 2000 में इजरायली सेना के हटने के बाद दक्षिणी लेबनान में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया था। यह नसरल्ला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। योशी ने कहा है कि इसके बाद भी ईरान लेबनान में सेना भेजने से परहेज करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि उनका देश लेबनान में कोई सेना नहीं भेजने जा रहा है। लेबनान की सेना आत्मरक्षा करने में सक्षम है। इससे पहले ईरान ने खामनेई के आदेश पर सीरिया और इराक में आईएसआईएस आतंकियों से लड़ने के लिए हज़ारों की तादाद में ईरानी सैनिकों को भेजा था। हालांकि लेबनान को लेकर ईरान के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ईरान इसराइल से सीधा नहीं भिड़ना चाहता। योशी ने कहा कि ऐसा लगता है कि खामनेई को पता है कि इस तरह का कदम ईरान को इसराइल के खिलाफ लड़ाई में ला देगा। इसके बाद इसराइल ईरान की धरती पर बड़ा हमला बोल देगा। इसी खतरे की वजह से ईरान सेना भेजने से बच रहा है। आइए हम बात करें अमेरिका द्वारा बनाए गए ड्रोन के काल के बारे में। युद्ध में आज के समय ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन में हथियार भरकर उन्हें दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक तरीके से गिराया जा रहा है। ऐसे में इनसे निपटना एक नई चुनौती है। इटली की कंपनी लियोनार्डो की अमेरिकी सब्सिडरी कंपनी लियोनार्डो डीआरएस ने ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए 8x8 स्ट्राइकर हल्के बख्तरों वाहन के नए संस्करण का अनावरण किया है। यह वाहन लेज़र के साथ साथ 70 mm एडवांस लेज़र गाइडेड रॉकेट, 30 mm ऑटोमेटिक तोप और एडवांस सेंसर सिस्टम से लैस है। अमेरिकी सेना के लिए शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। नई स्ट्राइकर प्रोटोटाइप पर ब्लू हेलो का 26 किलोवाट लेज़र डायरेक्टेड हथियार लगा है। यह अलग अलग आकार और प्रकार के ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। लियोनार्डो डीआरएस में बिजनेस डेवलपमेंट के वरिष्ठ निदेशक एंड हाउस ने कहा है, एक डायरेक्ट एनर्जी क्षमता प्रदान करेगा। हथियार 600 किलोग्राम तक के वजन वाले, 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले और 460 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले ड्रोन को तबाह कर सकता है। लेज़र हथियार दुश्मन को मारने की क्षमता बढ़ा देता है। पारंपरिक हथियारों की तुलना में इसे बार बार लोड किए बिना फायर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वाहन में 70 मिलीमीटर लेज़र गाइडेड रॉकेट के 4 गोले लॉन्च करने की सुविधा है। स्ट्राइकर वाहन की ड्रोन को तबाह करने की क्षमता को और बढ़ा देता है। रॉकेट एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम 2 APKWS-2 का हिस्सा है, जिन्हें खास तौर से ड्रोन को मारने के लिए बनाया गया है। नवंबर में भारत और अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा ही हथियार बनाने पर चर्चा की थी, जिसके जरिए सैनिकों को चीन की सीमा पर ले जाने में मदद मिले। इसमें एंटी टैंक हथियार लगाया जाता है। स्ट्राइकर पर 7.62 मिलीमीटर मशीन गन भी लगी है, ताकि हवाई या ज़मीनी दोनों खतरों को ख़त्म किया जा सके। एडवांस हथियारों की मदद के लिए स्ट्राइकर नए अपडेट किए सेंसर से लैस है। इसमें ड्रोन का पता लगाने और ट्रैक करने वाले सेंसर हैं। साथ ही रडार लगा है। वाहन के सेंसर सूट में संभावित खतरों का पता लगाने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगे हैं। आइए हम बात करें ईरान की।
इसराइल से तनाव के बीच ईरान के ऊपर शनिवार को बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसमें इसके परमाणु संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया है। साइबर हमले से ईरानी सरकार की तीनों शाखाओं पर असर पड़ा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का करारा जवाब देने की कसम खाई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार देश के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने हमलों की पुष्टि की है। रिपोर्ट में फिरोजाबादी के हवाले से कहा गया कि ईरान की सरकार की लगभग तीनों शाखाओं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी शाखा पर भारी साइबर हमला हुआ है। उनकी जानकारी चुरा ली गई है। उन्होंने आगे कहा, हमारे परमाणु संयंत्रों को भी साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। साथ ही ईंधन वितरण, सिटी नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाह नेटवर्क और इसी तरह के अन्य नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में विभिन्न क्षेत्रों को साइबर हमले में निशाना बनाया गया है। हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के मद्देनजर उसके तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार विभाग ईरानी पेट्रोलियम व्यापार में लगी 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है और 6 जहाज़ों को ब्लैक प्रॉपर्टी के रूप में चिन्हित कर रहा है। विभाग के मुताबिक ये जानबूझकर ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, ट्रांसपोर्ट या मार्केटिंग के लिए आम लेन देन का हिस्सा रहे हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया कि ट्रेजरी विभाग ने एक फैसला किया कि ईरानी अर्थव्यवस्था के पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में काम करने के लिए निर्धारित व्यक्ति के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बयान में कहा गया कि इसके अतिरिक्त ट्रेजरी 10 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है और 17 जहाज़ों का अवरुद्ध संपत्ति के रूप में पहचान रहा है, क्योंकि वे ईरानी पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल उत्पादों के शिपमेंट में शामिल हैं। ट्रेजरी विभाग का मत है कि आज के प्रतिबंधों का लक्ष्य ईरान को अपने ऊर्जा उद्योग से प्राप्त राजस्व को खतरनाक और विध्वंसकारी गतिविधियों के वित्त पोषण में लगाने देने से रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय ईरान को अपने मिसाइल कारकों पर रोक लगाने और आतंकवादियों को किसी भी तरह की मदद करने से रोकेगा। वो आतंकी समूह जो अमेरिका के मित्र देशों को धमकी देते हैं या उनके खिलाफ काम करते हैं। हम बात करें रूस की। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रूस को भारत से भी जमकर मदद मिली है। भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है, वह भी तब जब रूस और पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच रूस ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। रूस ने अत्याधुनिक गैर परमाणु आइस ब्रेकर शिप निर्माण के लिए भारत को चुना है। रूस ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्न सी रूट का विकास किया जाए और पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों को मात दी जाए। इस समुद्री रास्ते के लिए भी रूस ने भारत को ऑफर दिया है। रूस के इस ऑफर से न केवल दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी, बल्कि इससे भारत आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। भारत सरकार 2 जहाज़ बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि गैर परमाणु आइस ब्रेकर को तैयार किया जा सके। इस पूरे सौदे की कीमत 6,000 करोड़ रुपये होगी। इस पूरे सौदे को रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टोम का भी साथ मिल रहा है। रूसी कंपनी अच्छे माहौल वाली और क्षमता से लैस भारतीय कंपनी की तलाश करी है, वह भी तब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में रूस ने खुलासा किया था कि उसने भारत को गैर परमाणु आइस ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनका संयुक्त उत्पादन किया जाना है। दरअसल रूस चाहता है कि जहाज़ों के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए नॉर्दर्न सी रूट को विकसित किया जाए, जो एक वैकल्पिक रास्ता होगा। इससे स्वेज नहर की तुलना में उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों को ज़्यादा जल्दी से सामान पहुँचाया जा सके। रूस का लक्ष्य इस रास्ते से कम 15 करोड़ टन कच्चा तेल, LNG, कोयला और अन्य सामान साल 2030 तक हर साल पहुँचाया जाए। रूस चाहता है इसके लिए कम से कम 50 आइस ब्रेकर और बर्फ़ में चलने वाले जहाज़ इस रास्ते में तैनात किए जाएँ। साथ ही नई बंदरगाहों, टर्मिनलों और आपातकालीन जहाज़ बनाए जाएँ। आर्कटिक का समुद्री इलाका 6 महीने बर्फ़ में ढका रहता है। यही वजह है कि आइस ब्रेकर की आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पुतिन और PM मोदी के बीच मुलाकात में जहाज़ों के निर्माण को लेकर सहमति बनी थी। असल में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यूरोपीय शिपयार्ड रूस के लिए जहाज़ नहीं बना पा रहे हैं। वहीं चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के शिपयार्ड कम से कम साल 2028 तक के लिए बुक हैं। इसी वजह से रूस को विकल्प के रूप में भारत की मदद देनी पड़ रही है, जो उसका भरोसेमंद पार्टनर है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि रूस भारत के साथ दोस्ती बढ़ाकर चीन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस बुरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। चीन चाहता है कि नॉर्दर्न सी रूट पर उसकी पकड़ बने और वह रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। वह इसे BRI का हिस्सा बता रहा है। वहीं यह पूरा इलाका तेल और गैस से भरा हुआ है, जिसमें आने वाले समय में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी पख्तूनख्वा प्रांत में एक यात्री वाहन पर अज्ञात बंदूकधारियों की गोलाबारी में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। ये घटना शनिवार को कुर्रम जिले के कंज अलीजई इलाके में हुई, जो अफगानिस्तान की सीमा के नज़दीक है। स्थानीय उपायुक्त के मुताबिक हमलावरों ने यात्री वाहन पर अचानक गोलाबारी की, जिसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। इन घायलों में एक महिला भी शामिल है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे
पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए खोज अभियान शुरू किया है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया, जहाँ पहले से ही कई तरह की हिंसा और आतंकवाद की घटनाएं होती हैं। इससे पहले शुक्रवार को इसी आसान प्रांत में हथियारबंद हमलावरों ने कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया था। इस हमले में 20 मारे गए थे, जबकि 7 अन्य घायल हो गए थे। ये हमले उस समय होने के कुछ दिन बाद ही देश में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग सहित विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।